हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ, रेडियो आइसोटोप्स एंड सोडियम आयोडाइड 131। ये हमारे यूनिट 5 का अगला टॉपिक है। इसमें हमारा जो हाफ लाइफ होता है, इसका हमारा डेफिनेशन होता है द हाफ लाइफ पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डिके टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो ये जो हाफ लाइफ होता है वो किसी भी कंपाउंड का आधा जीवन काल होता है कि कोई भी अगर कंपाउंड है तो वो कितने टाइम में आधा डिग्रेड हो जाएगा, उसी को उसका हाफ लाइफ कहा जाता है। जैसे कि कोई इंसान होता है, अगर हमने उसकी लाइफ 80 साल सीमित कर दी तब उसका हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि 40 साल में वो क्या हो जाएगा, अपना आधा जीवन काल पूरा कर चुका होगा। ठीक है, तो यही होता है हाफ लाइफ। ऐसे ही किसी भी कंपाउंड का जो आधा जीवन काल होता है, जिसमें वो अपने इनिशियल वैल्यू से आधा डिग्रेड हो जाता है, उसी को हाफ लाइफ कहा जाता है। इस हाफ लाइफ को हम T1/2 से डिनोट करते हैं। इसके अलावा कई जगह पे आपको ये T50% भी देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों तरीका होता है हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करने का। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें हाफ लाइफ का, तो ये होता है आपका T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन डेल्टा। यहाँ पर ये जो डेल्टा है ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, तो ये हमारे हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये जो हाफ लाइफ है वो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए कितना होता है उसे हम देखेंगे। तो हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उसके क्या क्या हाफ लाइफ होते हैं। मेनली हम इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसे हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में पढ़ रहे हैं। तो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कितने हाफ लाइफ होते हैं उसे हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है पोलोनियम 212। इसका हाफ लाइफ होता है 3 × 10⁻7 सेकेंड्स। यानी कि इतने टाइम में पोलोनियम का कोई भी एक मॉलिक्यूल अपने इनिशियल वैल्यू से आधा खत्म हो जाएगा, आधा ही बचे रहेगा उसका। ठीक है, तो ये इसका हाफ लाइफ है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें आयोडीन 131। आयोडीन 131 का हाफ लाइफ होता है 8 दिन। यानी कि अगर हमने कोई आयोडीन का एक मॉलिक्यूल लिया है, कोई ये आयोडीन का अगर मॉलिक्यूल है, मान लीजिए इसे हमने लिया है 500 ग्राम, 500 ग्राम के आसपास अगर हमने किसी आयोडीन के मॉलिक्यूल को लिया है, तो 8 दिन बाद ये बचेगा आपका 250 ग्राम। यानी कि इनिशियल वैल्यू इसका कितना था, 500 ग्राम था, लेकिन 8 दिन बाद ये कितना बचा, 250 ग्राम बचा। यानी कि 500 का आधा हो गया। यही इसका हाफ लाइफ होता है। कोई भी कंपाउंड जब अपने इनिशियल वैल्यू से आधा हो जाए, आधा डिग्रेड हो जाए, उसी को उसका हाफ लाइफ बोलते हैं। तो आयोडीन का हाफ लाइफ होता है 8 डेज का। थर्ड है इसमें P32। P यानी कि फॉस्फोरस। यहाँ पर ये जो P है वो फॉस्फोरस को इंडिकेट कर रहा है। 32 ये है, इसका हाफ लाइफ होता है 14.3 डेज। 14 दिन में आपका ये जो फास्फोरस है वो आधा डिग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें जिंक, Zn यानी कि जिंक। इसका हाफ लाइफ होता है 60 से 150 डेज। यानी कि इतने टाइम में आपका कोई भी अगर जिंक का मॉलिक्यूल है तो वो आधा डिग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें हमारा सोडियम 22। Na यानी कि सोडियम 22। इसका हाफ लाइफ होता है 2.6 ईयर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें यूरेनियम 238। इसका हाफ लाइफ होता है 4.5 × 10⁴ ईयर्स। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जिनका हाफ लाइफ हमने अभी देखा। अब ये जो हाफ लाइफ है, द हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिसाइड्स इट्स यूटिलिटी इन मेडिसिन। तो इसका यूजेस हम मेडिसिन में करते हैं। अगर किसी कंपाउंड का हाफ लाइफ बहुत ही ज्यादा कम रहेगा तो वो यूज करने से पहले ही डिग्रेड हो जाएगा। वही मान लीजिए अगर किसी भी कंपाउंड का हाफ लाइफ बहुत ही ज्यादा हो गया तो वो किसी भी तरह के केमिकल या बायोलॉजिकल इफेक्ट से अनइफेक्टेड रहेगा। तो ये है हमारे हाफ लाइफ के डिटेल्स। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स 2 वर्ड से मिलके बना है, रेडियो और आइसोटोप्स। तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आइसोटोप क्या होता है। तो आइसोटोप्स एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ऐसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उसका मास डिफरेंट हो, तो इसको बोला जाता है आइसोटोप्स। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो अगर आपका हम यहाँ पर कोबाल्ट लेते हैं, कोबाल्ट, तो इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है और एटॉमिक वेट इसका होता है 59। वहीं एक दूसरा आइसोटोप होता है इसका कोबाल्ट का, 27 ही होता है इसमें एटॉमिक नंबर, लेकिन इसका जो वेट होता है वो 60 होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में आइसोटोप कहलाएंगे। सेम मॉलिक्यूल है, दोनों ही क्या है, कोबाल्ट हैं, और जो दोनों का एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है, 27, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, वो कितना है, इसमें 59 है और इसमें 60 है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आइसोटोप कहा जाता है। ऐसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन
उसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे आइसोटोप्स जो कि रेडिएशन रिलीज करेंगे उसे हम रेडियो आइसोटोप कहेंगे। वही चीज इसमें लिखा हुआ है, एटम्स दैट कंटेन एन अनस्टेबल न्यूक्लियस एंड इमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस। तो ये जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अनस्टेबल न्यूक्लियस कंटेन करते हैं और रेडिएशन इमिट करते हैं। रेडिएशन में भी अल्फा बीटा या गामा टाइप के रेडिएशन रिलीज करेंगे। ठीक है, अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस कैसे रखेंगे उसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था कोबाल्ट का, जिसका एटॉमिक नंबर सेम था और मॉलिक्यूलर मास अलग था। तो यहाँ पर क्या हुआ है आपका, ये जो 27 और 59 वाला है, ये जो पहला मॉलिक्यूल है कोबाल्ट का, ये स्टेबल है क्योंकि इसमें आपका जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है उसमें जो भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कैलकुलेशन है वो सही है। लेकिन आपका ये जो सेकेंड मॉलिक्यूल है इसमें कितना है, 27 और 16 है। तो इसमें जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो एक ज्यादा न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए क्या हुआ है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा हो गया है 1 पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जब न्यूट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ेगी या फिर कम होगी तो इससे क्या होगा, आपका कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स को आइसोटोप्स कहा जाता है। तो आपकी जो रेडियो आइसोटोप है वो क्या कंटेन करेंगे, अनस्टेबल न्यूक्लियस कंटेन करेंगे, या कह सकते हैं वो एक टाइप का आइसोटोप होगा जो कि क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। रेडिएशन में भी अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन ये इमिट करेगा। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर 2 यूरेनियम के मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों को आपस में कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर यूरेनियम 92 है और 238 है, और वहीं दूसरी तरफ क्या है, यूरेनियम 92 और इसका जो मास है वो है 235। तो यहाँ पर ये जो यूरेनियम 92 और 238 वाला है, ये वाला जो यूरेनियम है ये स्टेबल फॉर्म है, तो ये रेडिएशन इमिट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास जो भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की काउंटिंग है वो सही है। लेकिन आपका ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है यूरेनियम 92 और 235, इसमें आपका देखिए यहाँ पर 238 है, यहाँ 235 है, यानी कि जो भी न्यूट्रॉन का नंबर है वो यहाँ पर कम है। इसीलिए ये जो आपका पार्टिकल है यूरेनियम का, ये आपका अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा। और यही जो मॉलिक्यूल है आपका यूरेनियम का, यूरेनियम 235, ये रेडिएशन इमिट करेगा। दूसरा एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है आयोडीन का, आयोडीन 53, 127 और आयोडीन 53, 131। ठीक है, तो आपका ये वाला जो आयोडीन है 53 और 127 ये स्टेबल है क्योंकि इसमें जो भी काउंटिंग है आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वो सब सही है। लेकिन वहीं आपका ये जो दूसरा आयोडीन है इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, दोनों का सेम है 53, लेकिन नंबर आप देखिए यहाँ पर 127 है, यहाँ 131 है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो न्यूट्रॉन का काउंटिंग है वो 4 न्यूट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। इसीलिए ये जो I-131 है ये अनस्टेबल होता है और यही मॉलिक्यूल क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है। तो ये आपस में क्या हो गया, रेडियो आइसोटोप हो गए क्योंकि ये रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, तो इनको कहा जाएगा रेडियो आइसोटोप। अब इसमें हमारा अगला टॉपिक है सोडियम आयोडाइड। ये वही I-31 है जो हमने यहाँ पर देखा था, I-131। तो ये जो सोडियम आयोडाइड है I-131, इसका सिनोनिम होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन, क्योंकि इसमें क्या है, आयोडीन प्रेजेंट है और वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, 131 के फॉर्म में प्रेजेंट है। हमने अभी देखा ये जो 131 वाला फॉर्म होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये रेडिएशन इमिट करता है। इसीलिए इसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहा गया है। रेडियो एक्टिव यानी कि रेडिएशन इमिट करने वाला आयोडीन, ये इसका सिनोनिम होता है। अब प्रिपरेशन मेथड, यानी कि जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है इसे हम कैसे बनाते हैं या फिर कैसे हम इसे प्रिपेयर करते हैं। I-131 is prepared under nuclear reactor by neutron irradiation of a natural tellurium target। I-131 को क्या किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या लिया जाएगा, नेचुरल टेल्यूरियम लिया जाएगा। ठीक है, और इस टेल्यूरियम में क्या किया जाएगा, न्यूट्रॉन को इरेडिएट किया जाएगा या फिर डाला जाएगा। तो अब हमने क्या लिया है, न्यूक्लियर रिएक्टर लिया और उसमें हमने टेल्यूरियम लिया है, जिसमें हम क्या करें, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा रहे हैं। It produces almost entirely I-131 as only radionuclide with a half-life longer than hours। तो जब इसमें न्यूट्रॉन का रेडिएशन कराया जाएगा टेल्यूरियम में, तो इससे हमारा I-131 का फॉर्मेशन होगा जिसका हाफ लाइफ लॉन्गर देन आवर्स रहेगा। हाफ लाइफ, ये देखिए आयोडीन का हाफ लाइफ यहाँ पर हमने कितना पढ़ा था, 8 दिन का। तो लॉन्गर देन आवर्स कहने का मतलब है कि 8 दिन तक का इसका हाफ लाइफ हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। अब हम देखेंगे कि इसमें कैसे रिएक्शन होता है या फिर कैसे यहाँ पर आपका I-131 का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले लेंगे टेल्यूरियम।
ये जो टेल्यूरियम आपको दिख रहा है इसका फॉर्मूला होता है TE, पेरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं टेल्यूरियम का फॉर्मूला होता है TE 130, ठीक है, 130 के फॉर्म में रहेगा। इसमें हमने क्या किया, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया है, तो जब इसमें न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट किया जाएगा तो ये TE131 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेबल फॉर्म है, ये अनस्टेबल फॉर्म है, क्योंकि न्यूट्रॉन इसमें ऐड हो गया। कोई भी किसी भी एटम में जब न्यूट्रॉन कम होगा या बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, कोई भी एटम रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पर हुआ है। ये जो 130 था ये स्टेबल फॉर्म था टेल्यूरियम का, इसमें हमने क्या किया, न्यूट्रॉन डाला है ना, न्यूट्रॉन यहाँ पर आएगा, न्यूट्रॉन का यहाँ बम्बार्डमेंट हुआ। अब उससे क्या होगा, न्यूट्रॉन हम यहाँ ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसके नंबर पे क्या आ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो 131 बन गया, न्यूट्रॉन यहाँ पर आके जुड़ गया, तो ये हो गया आपका TE131। अब ये जो TE131 है ये क्या है, रेडियो एक्टिव फॉर्म है या फिर अनस्टेबल फॉर्म है, अनस्टेबल फॉर्म है ये। तो कोई भी अनस्टेबल एटम क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है। ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ा था रेडियो आइसोटोप में। ये स्टेबल था इसीलिए ये रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा था, ये वाला अनस्टेबल था इसीलिए ये रेडिएशन इमिट कर रहा था। वही चीज़ यहाँ पर होगा। TE131 क्या करेगा, ये अनस्टेबल फॉर्म है ना, तो ये क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। तो किस तरह के रेडिएशन ये इमिट करेगा, तो ये बीटा रेडिएशन इमिट करेगा। हमने पढ़ा था 3 टाइप का रेडिएशन, अल्फा, बीटा, गामा। तो आपका ये जो टेल्यूरियम 131 है ये बीटा रेडिएशन इमिट करने लगेगा। अब वो जो पार्टिकल है वो रेडिएशन इमिट करने लगेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I131 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डायरेक्टली रेडिएशन इमिट करके ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका I131 में, जो हम यहाँ पर बनाना चाह रहे थे, ठीक है। अब ये जो I131 बना है, ठीक है, अब ये इसका जो हाफ लाइफ है वो कितना था, 8 दिन का था। तो 8 दिन के बाद, 8 या 8.5 दिन के बाद ये क्या करेगा, डिग्रेड होना चालू हो जाएगा। तो जब आपका ये जो आयोडीन है I131 जब ये डिग्रेड होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, जिनॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये जो ये डिग्रेड कैसे होगा, तो डिग्रेड ये आपका होगा रेडिएशन इमिट करने की वजह से, क्योंकि ये जो I131 है ये भी क्या है, अनस्टेबल फॉर्म है, यानी कि रेडियो एक्टिव फॉर्म है। तो ये जो मॉलिक्यूल जब हम बनाएंगे I131 का, जो भी हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करने लगेगा, डिग्रेड होने लगेगा। तो ये कौन सा रेडिएशन इमिट करेगा, आपका मेनली गामा पार्टिकल और बीटा, ये 2 रेडिएशन ये इमिट करेगा, ठीक है। बेसिक सा रिएक्शन है इसमें। आपका टेल्यूरियम था 130 जो कि स्टेबल फॉर्म था, हमने इसमें न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया जिससे ये जो टेल्यूरियम है वो 131 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अनस्टेबल फॉर्म बना लिया। ये जो अनस्टेबल फॉर्म होता है टेल्यूरियम का वो रेडिएशन इमिट करने लगता है और डिग्रेड होने लगता है, ठीक है। ये भी रेडिएशन इमिट करके डिग्रेड हुआ। कौन सा रेडिएशन इमिट करेगा, बीटा रेडिएशन। तो रेडिएशन इमिट करके ये क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, किसमें, I131 में, आयोडीन 131 में, जिसको हम बनाना चाह रहे थे। अब ऑब्वियस सी बात है ये जो I131 है ये भी एक अनस्टेबल फॉर्म है, तो एक टाइम आने के बाद ये भी डिग्रेड होगा। इसका डिग्रेडेशन डेट हमें पता है, या हाफ लाइफ डेट इसका क्या होता है, 8 डेज का होता है। तो 8 दिन के बाद ये क्या होगा, ये भी डिग्रेड होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये भी अनस्टेबल फॉर्म है और रेडिएशन रिलीज कर रहा है। किस तरह के रेडिएशन रिलीज कर रहा है, गामा और बीटा। तो ये 8 दिन के बाद या 8.5 दिन के बाद क्या होगा, ये भी डिग्रेड हो जाएगा, हाफ लाइफ इसका हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिनॉन 131 में। अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो ये जो I131 यहाँ पर बना है ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इसका जो टी हाफ है वो होता है 8.4 डेज, ठीक है। 8.4 डेज का इसका टी हाफ रहेगा, 8.5 मैंने बताया था, 8.4 रहेगा इसका टी हाफ। और इसका जो pH है वो आपका 7 से 10 के बीच में रहेगा, 7 to 10 pH। न्यूट्रल से आप देख सकते हैं स्लाइटली बेसिक pH है इसका। ये क्या करता है, इमिट्स बीटा एंड गामा रेज। ये आपका बीटा और गामा रेडिएशन रिलीज करता है। यहाँ पर रिएक्शन में भी हमने देखा ये क्या रिलीज कर रहा है, बीटा और गामा रेज रिलीज कर रहा है, जिसके वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिनॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है 8.4 डेज के बाद में। तो ये आपका इमिट करता है बीटा एंड गामा रेडिएशन। अगर हम इसका यूजेस देखें कि ये जो आयोडीन का 131 का जो फॉर्म है उसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो इन हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में हम I131 का यूज करते हैं, यानी कि जब थायराइड का जो भी क्वांटिटी है वो जब ज़्यादा हो जाए, हाइपर हो जाए, तब उस केस में I131 का यूज किया जाता है। सेकेंड यूज है इसका डायग्नोसिस ऑफ थायराइड डिजीजेस। थायराइड डिजीज के डायग्नोसिस में उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, I131 का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है इसका ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेव्स डिजीज।
ग्रेव्स डिजीज में भी क्या किया जाएगा, I131 का यूज किया जाएगा। ग्रेव्स डिजीज यानी कि आयोडीन की कमी से ये होता है ग्रेव्स डिजीज, और ये क्या है, आयोडीन का मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए इसके ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियोथेरेपी ऑफ थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर में जब हमें रेडिएशन थेरेपी देना हो तब हम I131 का यूज करते हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है आयोडीन का, I131। ठीक है, तो इसीलिए रेडिएशन थेरेपी में, किसके रेडिएशन थेरेपी में, थायराइड कैंसर के रेडिएशन थेरेपी में I131 का यूज़ किया जाता है। आप ये जानते होंगे कि जब कैंसर होता है तो रेडिएशन थेरेपी लिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। वैसे ही जब थायराइड का कैंसर होता है तब उस केस में हम आयोडीन 131 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। तो ये जो कंडीशन होता है आपका थायरोटॉक्सिकोसिस का, इसके ट्रीटमेंट में भी हम I131 का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।